अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है लातों के भूत। राइटर सनिया उमैर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। पंजाबी में मुहावरा है लत ऊंची रखना, मतलब अपनी टांग सबसे ऊपर रखना। इसका मायने खोल कर रखना हो तो यूँ समझें कि जिस तरह एक चौधराइन अपनी ऊंची कुर्सी पर ऐसे बैठती है कि इसकी टांग भी कमी कमीनों से ऊंची रहती है, वैसे रहना, रौब से, शान से। मुझे भी शादी के वक्त मेरी छोटी खाला ने यही समझाया था कि सारा खेल टांग ऊंची रखने का होता है। खाला जोड़े टांकने आई हुई थी। ससुराल में शुरू से अपनी लत ऊंची रखना। हर ससुराली तुमको जाहिर करेगा कि वो तो बादशाहों की औलाद हैं, शाही दरबारों में उठने बैठने के आदी, चाहे असल में देगची खुरच कर खाने वाले हों। ऐसे वो नई बहू के असाब पर सवार होकर उनकी खिदमतों पर लगा देता है। खाला ने इस पीले जोड़े के मुख्तलिफ हिस्सों को सीखते हुए कहा, मेरा दिल था कि हर जोड़ा सिलवा लूँ, मगर कुछ जोड़े मुझे अम्मी ने सिलवाने नहीं दिए कि अगले साल के नाप के हिसाब से सिलवाना। लेकिन खाला, वो मेरा घर भी तो होगा, खिदमत करने का सवाब भी तो मिलता है। मैंने तावील दी तो खाला की उंगली पर इस्त्री लग गई। मैं भी शादी से पहले यही बात करती थी। दूसरे दिन ही तीसरी छत से सास के ट्रंक का सामान लाकर उनको देने लगी थी। 4 साल बाद अगर मैं ये भी कह देती थी कि 10 मिनट बाद ऊपर वाले ट्रंक से सामान ला दूंगी, तो इस पर इनका मुंह बन जाता था, क्योंकि मैंने ही उनको गलत आदत डाल दी थी। शादी के अवाइल में भाग भाग कर किया काम कोई खिदमत बड़ाई के तौर पर याद नहीं रखता। सब इसको तुम्हारा फ़र्ज समझ लेंगे। खाला ने उंगली को दबाकर फिर जली हुई जिल्द पर फूंक मार कर कहा। मैं दौड़कर बर्फ़ ले आई और खाला की उंगली पर लगाई। कितनी साबिर थी मेरी खाला, मासूम, रौनक पसंद, मोहब्बत वाली। उनको ससुराल ऐसा मिला कि हंसी की जगह सदमों ने ले ली। अली बहुत अच्छे हैं, उनकी अम्मी पुराने ख्यालों की हैं, मगर वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहती हैं। आपके वाले मसाइल मुझे नहीं होंगे, मैंने इन्हें तसल्ली दी। अल्लाह करे भाई ऐसा ही हो। उन्होंने प्यार से मेरा गाल सहलाया और दोबारा से काम में लग गई। न जाने कौन होते हैं जो औरतों को नाजुक कहते हैं। मैंने तो हमेशा औरतों को इतना मजबूत देखा था कि अपने ज़ख्म ख़ुद को भी नहीं दिखाती थी, किसी और से कहना तो दूर की बात। तुम अपने सामान में इलेक्ट्रिक केटल और एक माइक्रोवेव ओवन ज़रूर लेकर जाना और पहले दिन अपने कमरे में लगा लेना। ये मत सोचना कि इतने महंगे फर्नीचर में नज़र बिट्टू है, न बर्तन और कमरे की सफाई का गम करना। पहले आराम फिर आसाइश। वो सब कुछ अपने तजर्बे से बता रही थी, मगर मैं इतनी नातजर्बाकार थी और ये भी नहीं जानती थी कि दूसरों के तजर्बे से कैसे फ़ायदा उठाना है। मैंने शादी के बाद बहुत सी बातों की परवाह नहीं की, ख़ुद को बहुत बेआराम करके खिदमतें भी नहीं की, मगर ये भी नोट नहीं किया कि मैं बेआराम हो भी जाऊं तो किसी को मेरी फ़िक्र नहीं होती थी। खाला ने बहुत सी बातें बताई थी, मगर ये नहीं बताया कि अपने ज़ख्मों पर मरहम खुद लगाना होता है, और वो भी बर वक्त, वरना ज़रा सी खरोंच भी नासूर बन जाती है। अब सोचती हूँ तो एहसास होता है कि छोटी खाला को गालबन ख़ुद भी ये बात मालूम नहीं थी। घर में खाना मेरी सास ही बनाती थी। मैं इन्हें सब्ज़ी बना देती, बाद में बर्तन धो लिए, किचन समेट लिया। मैं अक्सर 2 दिन छोड़कर कोई मीठा भी बना देती। ये मुझे जल्द ही समझ में आ गया था कि मेरी सास घर की सादा सब्ज़ी तरकारी के अलावा सौदे में कुछ ज़्यादा लाना पसंद नहीं करती। मैंने सौदे में क्रीम कस्टर्ड मंगवाने में टाल मटोल की तो मैंने अपने ज़ाती पैसों से सब सामान मंगवाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने नहीं मंगवाया, बात तो सही थी, मीठे में डालने वाला सामान महंगा तो होता था। अपना माइक्रोवेव ओवन ऊपर चढ़ाते हुए मुझे छोटी खाला की नसीहत याद आई। मुझे सच में इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरा कमरा निचली मंजिल पर था, साथ ही सास ससुर का कमरा, करीबी किचन। मैं 2 मिनट में जो होता गर्म कर लाती, इसलिए माइक्रोवेव मैंने ऊपर चढ़ा दिया और केटल अलमारी में रख दी। अली, इस महीने पैसे जल्दी ख़त्म हो गए। मैंने पहली से हफ्ता पहले ही दुखी होकर वॉलेट को देखा। अब तक तो मैं अपने सलामी के पैसों पर उड़ी उड़ी फिर रही थी, वरना महीने के मिलने वाले पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि अय्याशी की जाए। तुम जो रोज़ इतना सौदा मंगवाती हो वहीं लग गए हैं। खाने पीने के लिए घर से ही सौदा लिया करो। अली ने अक्लमंदी से समझाया। घर में कहूँ भी तो ये सब नहीं आता, और आपके लिए ही तो करती हूँ, आपको तो मीठा पसंद है। मैंने जज्बातीपन से कहा। फिर थोड़ी सी स्वीट डिश बना लिया करो, सिर्फ हम दोनों के लिए। मैं हैरान रह गई। मेरे और अली के अलावा घर में अली के वालिदैन, एक अली के बड़े आमिर भाई थे, वो उम्र में अली से बड़े थे, मगर जहनी तौर पर बस एक बच्चा ही थे। वो मेरे ससुर के साथ दुकान देख लेते थे, ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही होते थे। फिर भी अली मुझसे कह रहे थे कि 5 की जगह सिर्फ 2 लोगों के लिए बना लूँ। मुझे यकीन नहीं आया।
ऐसे बरकत उठ जाती है कि हम खाएं और दूसरों को ना दें। मैंने जिताया। अली सर्द आह भर कर रह गए। मेरा फ्रिज लाउंज में कोने में पड़ा था। किचन में मेरी सास का फ्रिज था जिसमें घर का सारा सौदा होता था। फिर भी अक्सर मेरे फ्रिज से भी अंडे ख़त्म, अपनी अम्मी के घर से लाए कबाब और केक गायब हो जाते। मैंने तो कभी एतराज़ नहीं किया, आखिर सबका घर था और रिस्क भी सबका साझा था। अब अली के मुंह से ऐसी मतलबी बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, बात आई गई होगी। इसके बाद से मैंने हफ्ते में सिर्फ एक दिन मीठा बनाना शुरू कर दिया। उस रोज़ इतनी गर्मी थी कि मैं फ्रिज के ठंडे पानी का एक घूंट ठंडा पीती थी और दूसरा पीने तक बोतल गर्म हो जाती थी। हमने डाइनिंग रूम में मिलकर खाना खाया। मैं कमरे में आकर मुँह हाथ धोकर बिस्तर पर आई तो याद आया कि मैं पानी लाना तो भूल ही गई थी। रूटीन का वर्किंग डे था। अली और आमिर भाई अपने अपने कामों पर थे। मुलाजमा बर्तन धो रही थी। मैं खिलाफ तवक्को कमरे से बाहर निकली। लाउंज में अली के अम्मी अब्बू बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। गर्मी में कौन चाट कर खाते हुए वो बच्चों जैसे खुश थे। मैं कमरे से निकली तो मेरी सास ने अपनी आइसक्रीम दुपट्टे में छुपा ली और मेरे ससुर को भी पाँव के अंगूठे से मार कर छुपाने को कहा। मगर मेरे ससुर ठंड प्रोग्राम में मगन थे, उनको समझ में नहीं आया। मैं खामोशी से पानी की बोतल लेकर कमरे में चली आई, मगर मुझसे घूंट तक नहीं लिया गया। घर में सिर्फ एक मैं थी। वो चाहती तो जहाँ 2 आइसक्रीम मंगवा रही थी वहाँ 3 मंगवा लेती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खाना खाया, फिर राजदारी से इंतज़ार किया कब मैं अपने कमरे में जाऊँगी, दरवाज़ा बंद करूँगी। तब उन्होंने अपनी आइसक्रीम निकाली और अलग से खाई। अली ने उस दिन 2 लोगों के लिए मीठा बना लेने का मतलबी मशवरा नहीं दिया था, उसने अक्लमंदाना मशवरा दिया था, क्योंकि वो अपने घर वालों के मिजाज से वाकिफ़ था। इसकी अम्मी को भी यही करने की आदत थी। मैं पानी लेकर कमरे में वापस आ गई। बहुत देर बैठी। मैं बेड की चादर मरोड़ते हुए सुलगती रही। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। आते ही पहले दिन अपना घर समझ लिया, जबकि इस घर के मकीनों ने मुझे अपना अभी तक नहीं समझा। मैं अपने लिए जो लेती थी उनको देती, हमेशा ज़्यादा मीठा बनाती कि सब मिल बांट के खाएंगे, बरकत पड़ती है। फिर मैंने पानी की बोतल खोली और ऊपर नीचे 3 लंबे घूंट ठंडे पानी के पिए। सिर्फ मेरे अकेले के सब करने से बरकत नहीं बढ़ेगी। जब दूसरे बरकत में अपना हिस्सा नहीं डाल दे तो फिर बरकत खाक बढ़नी है। मैंने उसी रोज़ ही काम वाली के जाने से पहले उसको आवाज़ देकर कमरे में बुलवाया। कुर्सी पर चढ़ाकर ऊपर वाली अलमारी से अपना माइक्रोवेव और अपनी केटल निकाल ली। मैं जितनी बेलौस होंगी इतना ही मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा। आज तो मैं सब्र कर लूँगी, कल को मैं खुदा की रजामंदी जानकर चुप भी हो जाऊँगी। लेकिन नाइंसाफ़ी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी कब तक कर सकूँगी। आखिरकार तो इस बात पर कुढ़ूँगी। बुढ़ापे में जाकर ससुराल की ज़्यादतियाँ याद करके टसवे बहाने से 1000 दर्जे बेहतर था कि मैं अभी इसका कुछ ना कुछ कर ही लेती, इतनी ही कुर्बानियाँ देती जो मेरा दामन सहार सकता। ऐसा नहीं था कि मैंने वाज़े लकीर खींच ली हो। मैं अब भी सब्ज़ी बनाती थी, खाना भी पका देती, कभी घर में सबके लिए मीठा भी बना देती। लेकिन कभी जब जेब इजाज़त नहीं देती थी तो एक कप में कुछ बिस्किट तोड़ के ऊपर क्रीम डालती, फिर फल काट के सजा देती। इसमें मेरा और अली का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। रातों को देर तक मूवी देखते हुए मैं माइक्रोवेव में ही पॉपकॉर्न बना लेती थी। अब कमरे में एक तरफ माइक्रोवेव था और एक तरफ केटल। अली अपने लिए चाय अक्सर ख़ुद ही बना लेते थे। कोई नहीं कहता था कि हाय शौहर ने चाय खुद बनाई, तौबा तौबा। हमारे कमरे में बहुत सुकून था। सारी शाम के बर्तन मैं कोने में इकट्ठे कर लेती और अगले दिन सुबह जाकर धोने रख देती। मैं अपने फारिग वक्त में अपने कमरे में क्या कर रही थी इससे किसी को गर्ज ही नहीं थी। जिस बात को मैं समझती थी कि मैं बहुत बड़ा हव्वा बनेगी वो हुई और चंद दिनों में रूटीन बन गई। फिर ऐसे कुछ दिन मज़ीद गुजर गए। इसके बाद जल्दी जल्दी आइसक्रीम और पिज़्ज़ा जैसी कई गर्म सर्द बातें हुईं। फिर भी मैंने अपने फ्रिज को ताला नहीं लगाया। ये मुझे एक नहायत कमज़रफ़ी की बात लगती थी, लेकिन जल्द ही मेरे फ्रिज को ताला लग गया। ये ताला अली ने लगवाया था। यहाँ भी अली अपने घर वालों को मुझसे बेहतर जानते थे। शादी को भी पहला साल ही था। पहले तो मैं शर्मा कर ही रहती थी, अब खुलने लगी थी। छुट्टी का दिन था। इस रोज़ मेरी सास बाज़ार गई हुई थी। खाना मैंने बनाया था और उनके आने पर लगा भी दिया। वापसी पर आसिया की तरफ चली गई थी। इसने चाय पिला दी, मुझे तो भूख नहीं। मेरी सास टेबल पर आ गई थी मगर प्लेट में कुछ नहीं डाला। मैंने सालन का डोंगा बीच में रखा और ढक्कन उतारा। बहुत खुश रंग सालन बना था। मेरे ससुर ने डाला, अली ने डाला, मैंने भी लेग पीस प्लेट में निकाला। अपने घर में मैं लेग पीस ही खाती थी। यहाँ आने के बाद आज पहली बार शायद टांगों वाली मुर्गी बनी थी, वरना आज से पहले मैंने डोंगे में लेग पीस नहीं देखा था। मेरी सास अपनी शॉपिंग की बातें बताने में मगन थी। मैंने सुनते सुनते ही एक निवाला तोड़ा ही था कि आमिर भाई आ गए। मेरा लेग पीस कहाँ है? वो बहुत तेज़ बोलते थे, आधे लफ्ज़ तो मुंह में ही रह जाते थे।
ओहो, आमिर का लेग पीस किधर है? वो तो और कोई बोटी खाता ही नहीं। मेरी सास ने डोंगे को चमचे से खोद डाला। मैं जो प्लेट में लात की बोटी डालकर बैठी थी चुप की चुप रह गई। बोटियों पर भी कमरों की तरह नाम होता है कि ये किसकी है। मैं तो पहले ही आमिर का लेग पीस निकाल कर अलग रख लेती थी। आज रिमशा ने बताया इसने नहीं निकाला। मेरी सास ने पहले सुनाई, फिर मेरी प्लेट की तरफ देखा। मुझे पता नहीं था। सूखा निवाला उंगलियों में लेकर मैं सहम गई थी, जैसे बड़ा जुर्म हो गया। अब तो पता लग गया ना, मासूम बच्चा है मेरा, इसकी ज़िंदगी में खाने की तो खुशी है। चलो वापस करो बोटी, मेरी सास ने बहुत आराम से कहा। मैं जानती थी कि आमिर भाई उम्र में पीछे होने की वजह से नादान है, उनको ख़ास प्रोटोकॉल मिलता है। मगर ये तो नाहित घटिया बात थी कि प्लेट से बोटी निकलवा ली जाए। मैं हैरान उनका मुंह देख रही थी। क्या वो मजाक कर रही थी मेरे साथ? तुम दूसरी ले लो। अली ने भी मेरे कान में सरगोशी की। वो मजाक नहीं था। मैंने डोंगे से चमचा निकाला और अपनी बोटी निकाल कर आमिर भाई के प्लेट में डाल दी। मुझे शदीद शर्मिंदगी और इंसल्ट महसूस हो रही थी। बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल थे। अली ने खुद आगे बढ़कर मेरी प्लेट में कोई और बोटी डाल दी। सास फिर बातें करने लगी। सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से वो निवाले निकले। लेग पीस का तो भाई का ही होता है। अली ने कमरे में आकर अपने घर का एक सुनहरा असूल बताया। आपने कभी नहीं बताया, और ना ही कभी ये खाया भी होगा आपने। मैंने हैरत से पूछा, घर में तो कभी खाया ही नहीं। बाहर जाकर ये शादियों में मिल भी जाता है तो मुझे ख़ास पसंद नहीं आता। अली ने सादगी से बताया। आंटी सिरे से लेग पीस निकाल लेती थी। आमिर भाई 2 टाइम खाएं या 3 टाइम, कभी कोई ले ले कभी कोई। ये क्या बात है कि प्लेटों से निकलवा लिया जाए। मैं अली को बता नहीं पा रही थी कि मुझे कैसी ज़िल्लत महसूस हुई थी। अली आगे से हंस दिए। ये तो कुछ भी नहीं, चचा की मंगनी पर फुप्पो ने डाल लिया था, भाई ने उनकी प्लेट से भी निकलवा लिया। आप मजाक कर रहे हैं? मुझे यकीन ना आया। लेग पीस ना हो गया, जायदाद के कागज़ हो गए। नहीं तो भाई 12 साल के थे तब। फुप्पो ने मजाक मजाक में इन्हें भी काफ़ी बातें सुना दी। वो शर्मिंदा होंगी इसलिए मजाक के अंदाज में कह दिया। मैंने बताया, भाई की ज़िंदगी में बहुत महरूमियाँ हैं। कुछ चीज़ों में अपनी मनमानी कर लें तो इजाज़त होनी चाहिए। तब छोटे थे, अब ऐसे नादान भी नहीं है। इनको समझा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा। इन्हें समझ में नहीं आता, तभी तो मैं तुम्हें समझने को कह रहा हूँ। आज तो मैंने गलती से डाल लिया था। प्लेट से निकलवाना क्यों ज़रूरी था? शायद वो कोई और बोटी खाते तो इन्हें अच्छी लगती। इतनी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो। तुम्हें बंदा क्या समझाए। मैं चुप हो गई। फिर मैं चुप रहकर नोट करने लगी। आंटी के लिए इज़्ज़त वक़ार का मसला था कि लेग पीस आमिर भाई को ही मिले। इस दिन के बाद मुझे ऐसी बहुत सी बातें नज़र आने लग गईं जो मैं पहले नहीं देख रही थी। घर वालों ने ज़्यादा तेल चावल ले लिए तो आंटी ज़िक्र ज़रूर करती थी। बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता तो फिर फल ना आते, मगर जब उनके अपने मेहमान आते तो खूब ही खर्चा होता। मुझे बचपन में कहा जाने वाला आधी रोटी का भूखा समझ में आ गया। आधी रोटी का भूखा वो होता है जिसे एक रोटी पूरी मिल रही हो मगर दिल करता हो कि वो आधी रोटी और ले ले, मगर वो डर कर न लेता हो कि कहीं बदमज़गी ना हो। मैं भी अक्सर एक बोटी और आधी रोटी का दिल मारती थी। इस दिन प्लेट से ना निकलवाई गई होती तो मैं दोबारा खुद ही ना लेती, ये जानते हुए कि किसी के लिए मेरे से ज़्यादा अहम है। मगर इस दिन की बेइज्जती ने सब कुछ बदनुमा कर दिया था। जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो बच्चा कुछ कमज़ोर था। डॉक्टर ने बिठाकर मुझे खाना और अच्छे खाने का फ़र्क बताया। पेट भरना काफ़ी नहीं है, प्रोटीन डाइट लो ताकि बच्चे का वज़न बढ़े। वो दिन बहुत अच्छे थे। अली मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये भी छोटी खाला ने बता रखा था कि सारा कुछ पहली पहली बार ही होता है। दूसरी बार कमर पर पहले बच्चे को बिठाकर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन मैं तो हाल में खुश थी। हॉस्पिटल से वापस आई तो आंटी ने तफसील सुनी। वो तो अभी से स्वेटर बुन रही थी। मैं सबके लिए ही अहम हो गई और खुश थी। खाने के वक्त मैंने सालन प्लेट में डाला और डॉक्टर की हदायत पर 2 बोटियां ले लीं ताकि इस बच्चे का वज़न बढ़े, जिसके आने की सबको खुशी है। आमिर भाई लेट आए और अपनी तेज़ रफ्तारी से बोलने लगे, मेरी बोटी कहाँ है? किसी ने ली तो नहीं? उन्होंने 2 बार यही बात पूछी और जिस किसी का वो जिक्र कर रहे थे वो मैं ही थी। सब जानते थे। बैठो, ये रखी है। आंटी ने ढकी प्लेट खोलकर दीदार करवाया। आमिर भाई को समझ में आ गया था कि खाने के मामले में उनकी बहुत सुनी जाती थी, इसलिए उनका सारा प्रोटोकॉल फरमाइशें खाने से जुड़ी होती थी। शायद यही तवज्जो उनके दूसरे कामों से मुतल्लका होती तो वो वहाँ ऐसी जाँफशानी ना दिखाते। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने मेरी प्लेट भी देख ली। मैं तो ऐसी बीवी नहीं लाऊंगा जो 2 बोटियां खाए। देखो, भाभी ने 2 बोटियां खा लीं। आमिर भाई अब मेरे खाने पर खुलेआम रोक टोक करते थे। सब हंसी में उड़ा देते, मगर मैं सोचकर हैरान होती थी
کہ جس کو سب کہتے ہیں کہ ذہن کا چھوٹا ہے وہ اتنے میچور تانے کیسے دے سکتا تھا۔ اس روز میں نے نوالے نگلنے کے ساتھ آنسو بھی پیے۔ علی سے بات کرنے پر یہی سننے کو ملا، تم تو بہت جذباتی ہو۔ جب جذبات کو ہر وقت نشانہ بنایا جائے گا تو انسان جذباتی کیسے نہ ہو۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میں زیادہ محسوس کر رہی ہوں، مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اور وقت اور بالکل محسوس نہیں کر رہا یہ بات۔ وقت گزرا، میرا بیٹا صحت مند ہوا، 6 مہینے میں وہ گول مٹول بھی ہو گیا۔ علی جب اس کے دونوں بھرے بھرے گالوں پر پیار کرتے تھے تو کہتے تھے، ایک بوٹی ایک گال پر لگ گئی، ایک بوٹی دوسرے گال پر، 2 بوٹیوں کا فائدہ ہوا۔ میں بھی مسکرا دیتی تھی۔ علی پوری کوشش کرتے میں اس سب پر ہنسنا سیکھ لوں۔ میں نے بھی پھر یہ کوشش شروع کر دی اور خاموشی ہو گئی۔ خاموشی سے گزارا کیا تو حالات بدل گئے، دل کے نہیں مگر گھر کے۔ بچے ہو گئے، میرا اپنا ہاتھ کھلا ہو گیا، نہ بدلا تو یہ لیگ پیس کا جھنجٹ نہ بدلا۔ اچھی بھلی زندگی میں ایک کالے ٹیکے کی طرح لگا ہوا داغ تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی تو ایک ادھڑے ہوئے زخم کی طرح یہ لاتوں کا بھوت بھی یاد آ جاتا۔ ایک روز سالوں بعد ہم کالج کی سہیلیاں مل بیٹھیں۔ کافی بڑا گروپ تھا، اب سب کے پاس گھر اور بچوں کی باتیں تھیں اور سب کو بھڑاس نکالنے کے لیے جگہ درکار تھی۔ میری ساس تو بڑی عید کا سارا بکرا سنبھال رکھتی ہیں، بہت چھوٹا دل ہے ان کا، سب سے اچھا بازار سے گوشت خرید لیں، یہ کیسی قربانی۔ یہ پہلے عارفہ بولی، چلو تمہیں اس گوشت کی بوٹیاں ملتی تو ہوں گی۔ میں نئی شادی ہو کر گئی تھی، ٹیبل لگا رہی تھی کہ ڈونگا لائی تو ساس نے ہاتھ سے تقریباً چھین لیا کہ پہلے تمہارے سسر ڈالیں گے، پھر میں، پھر تمہارا میاں۔ میں تو ہکا بکا تھی، میں کون سا ڈالنے لگی تھی، ابھی تو ٹیبل ہی لگا رہی تھی، اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ کنزا نے کہتے ہوئے ہاتھ ملا جیسے اب بھی ہاتھ پر ساس کا ڈونگا چھیننا تپش کی طرح محسوس ہو رہا ہو۔ سب کا ہی یہی حال ہے۔ بسما نے ہوکا بھرا، تم لوگوں کی تو ساس نے کہا، ساس تو مشہور ہیں ایسے کاموں کے لیے، میری دادی ایسے کرتی ہیں، ہمارے بھائیوں کے صدقے واری جاتی تھی اور ہمیں یہی سناتی کہ ہم ان کے پوتوں کا حصہ کھا رہی ہیں، ہم سے چھین کر ہمارے ہی بھائیوں کو دیتی تھی۔ ایک اور نے جھرجھری لی تھی۔ میں تو سکتے میں ہی آ گئی، کیا یہ اتنا عام تھا کہ بوٹی سالن میں بہو بیٹوں کی تفریق کی جائے؟ ایسی ہی بہت سی باتیں سننے کو ملیں۔ ہاں تو میں نے سن لی، آخر کو باتیں ختم ہو گئیں۔ آج تم لوگوں کی طرح بیٹھی جلے دل کے پھپولے تو نہیں پھوڑ دی؟ کہا سنا پھر کھایا، میں تو خوش ہوں۔ عصمت سچ میں خوش ہو رہی تھی۔ اس دن میں نے بھی سوچا کہ ہمت کر ہی لوں، اب بچے بڑے ہو گئے، باہر سے کھانے کا زمانہ تھا، فاسٹ فوڈ میں بچوں کو ہمیشہ لیگ پیس ہی ملتا تھا، ان کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں تھی، اس لیے اس چیز کو اب نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لاؤں گی۔ عامر بھائی کو لکیر کا فقیر کیوں بنانا، ان کی زندگی کو اتنا محدود کیوں کر دینا کہ کوئی اور بوٹی کو انگلی ہی نہ لگا سکے، اور دوسروں کی بوٹی پر اعتراض کرنے والا معاشرے میں کیسے قبول ہوگا۔ اس سے پہلے میں کوئی بات کرتی، میری ساس کو شدید دل کا اٹیک ہوا، مہینوں ہم سب ان کے سرہانے سے بندھے رہ گئے، ان کی طبیعت سنبھلی تو کچھ عرصے کے لیے میری نند انہیں اپنے گھر لے گئیں۔ ساس کی غیر موجودگی میں مجھے اور علی کو ہر فنکشن پہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑتا تاکہ ان کی کمی کسی کو محسوس نہ ہو۔ ہم علی کی پھپھو کے بیٹے کی شادی پر گئے۔ علی کی پھپھو بہت حوصلے والی عورت تھیں، یہ شاید جو عورت ساس بنتی ہے وہ ویسے ہی دبنگ ہو جاتی ہے۔ پہلی صف میں صوفے پر بیٹھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرا منڈا کتنا سوہنا ہے، جس کا دوسرے معنوں میں یہ مطلب تھا کہ لڑکی کم صورت ہے۔ ہم جیسے قریبی رشتہ داروں کو تو وہ یہ جتا بھی چکی تھی کہ میرا شہزادہ بیٹا دولہا ہے، اور دلہن ایسی بدرنگ کہ اچھا جوڑا نہ پہننا ہو تو کنیز لگتی ہے۔ باقی تو ان کی باتوں میں آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کو بغیر میک اپ سادے حلیے میں پہلے دیکھ رکھا تھا۔ پھپھو کا بیٹا گورا چٹا تھا اور یہ اس کی واحد خوبی تھی، وہ موٹا گول مٹول تھا، قد بھی چھوٹا تھا، لڑکی کا رنگ سلونا تھا جو شاید پھپھو کی نظر میں قابل قبول نہیں تھا، لیکن وہ سمارٹ تھی، اتنی سافٹ سپوکن تھی کہ اس کی بات سنتے ہوئے انسان اپنے الفاظ بھول جاتا تھا۔ پھپھو کی نہیں، کسی اور کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ لڑکی ہر لحاظ سے دولہے سے بہتر معلوم ہوتی تھی۔ فنکشن ختم کر کے گھر آ کر میں نے یہی بات علی سے کہی، آپ کی پھپھو نہ جانے کیوں اپنی بہو کو سب کے سامنے ایسے القاب دے رہی تھی، وہ تو بہت چارمنگ ہے۔ ہاں پھپھو کو عادت ہے اپنی لت اونچی رکھنے کا۔ علی نے بھی مجھ سے اتفاق کیا۔ میں نے یہ محاورہ بہت عرصے بعد سنا تھا اور ہمیشہ کی طرح سنتے ہی مجھے سارے بھولے بسرے لاتوں کے وہ بھوت یاد آ گئے جو میرے لاشعور میں چپک گئے تھے۔ ٹانگ اونچی رکھنا مطلب، میں علی کا موقف سمجھنا چاہ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں مجھے وہ مطلب بھول بھی گیا تھا جو مجھے چھوٹی خالہ نے سمجھایا تھا۔ اس کا مطلب غلط ہوتے ہوئے بھی سب کو یہی ظاہر کرنا کہ ہم ہی صحیح ہیں، اپنی بات ہر حال میں منوانا،
अब फुप्पो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा खुश गुफ्तार है, दुबली पतली है, पढ़ने ओढ़ने की सबसे बेहतर समझ है। उन्होंने खुद ही कह कह कर आधी बारात को तो कन्वेंस कर लिया कि उनका बेटा अच्छा है और उनकी बहू कोजी है। अली ने जैसे तफसील से समझाया और मैं बहुत अच्छे से समझ भी गई। इतवार के दिन की बात है, मैंने सुबह ही चिकन मैरिनेट करके रख दिया। दोपहर को रोटियों से कुछ देर पहले पका लिया। टेबल वक्त पे लगी, सब आगे और हस्बे आदत। आमिर भाई नहीं पहुँचे, सिर्फ एक चीज़ खिलाफ तवक्को हुई। आज मैंने पहले से लेग पीस अलग नहीं निकाला था। अली ने सालन डालते हुए टांगों वाली मुर्गी देखी तो शौक में आ गए। अच्छा भला सब चल रहा है, क्यों घर का माहौल ख़राब करना है? अली ने मेरे करीब आकर कहा, कुछ नहीं होता। मैंने आराम से कहा। जब मैं इस बात का गिला करती थी तब भी मुझे यही सुनाया जाता था मैं बात को बढ़ा रही हूँ। अगर बात छोटी थी तो फिर होना ना होना दोनों ही गैर अहम होने चाहिए थे। अली ने गुस्से से अपनी प्लेट को दूर किया। मुझे भूख नहीं, वो रूठ कर बोले। मतलब आप जिसे कहते थे छोटी सी बात है, वो इतनी छोटी नहीं जितना आप बनाते हैं। अभी बच्चे दूर ही थे कि फ्रिज से अपनी मतलूबा ड्रिंक ले रहे थे। तो मैं भाई से मसला क्या है? मुझे मालूम हुआ है कि बहू के खाने पर एतराज़ किया जाता है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ इसके किसी भी घर में ऐसी ज़्यादती हो, और ना ही मेरी बहू इस घर में आए तो इसके प्लेट से बोटियाँ निकाल ली जाएं। यही सच था। अली पहले हैरान हुए, फिर सालन अपनी तरफ किया। अली पहले डालने लगे थे, मैं दिल में मुस्कुरा दी। बच्चे आ गए, मैंने भी सालन लिया और सुकून से खाने लगी। इत्तफाक से लेग पीस मेरी बेटी ने डाल लिया। उसने निवाला तोड़ा ही था कि आमिर भाई आ गए। लेग पीस नहीं है, उन्होंने पूछा। मुझे इंडियन ड्रामों वाला शाशलिक सीन याद आ गया। ऐसा लग रहा था हर इंसान का चेहरा जूम हो रहा है और धन धन की आवाज़ आ रही है। पता तो है मैं वही खाता हूँ। भाभी ने खा लिया, मेरे लिए नहीं निकाला। मुझे खाना है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने वावेला करके मेरी प्लेट में देखा, वहाँ लेग पीस ना पाकर उन्होंने दूसरी प्लेटों में देखा। ना अली की प्लेट में ना मेरे बेटे की प्लेट में लेग पीस 9 साला फातिमा की प्लेट में था, जो आज ऐसे ही डर गई थी जैसे सालों पहले मैं डरी थी। मेरा दिल जैसे किसी ने दबोच लिया हो। अभी अली कहेंगे फातिमा बोटी निकाल दो। मैंने अली को देखा, उन्होंने फातिमा को देखा। अली थम गए। अपनी औलाद के मुंह का निवाला छीनना आसान नहीं होता। इतने में आमिर भाई ने फातिमा की प्लेट और सूरत देखी। यही बोटी मेरे प्लेट में होती तो ज़रूर निकलवाई जाती, लेकिन वो फातिमा को देखकर नर्म पड़ गए। अच्छा चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ। आमिर भाई ने बैठकर खाना डाला, फिर खाया तो यकीनन एहसास हुआ बाकी चिकन भी मज़े का ही होता है। सब खाने लगे, रूटीन की तरह बातें होने लगीं। अगला निवाला मेरे हलक में अटका था। सच में इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बना दी गई थी। इसके बाद अलहदा बोटियाँ निकलने का रिवाज ख़त्म हो गया। कभी कोई लेग पीस ले लेता तो कभी कोई ले लेता। अगर कोई ले भी लेता तो अगला इतराज़ ना करता। मेरी सास जब सेहतमंद होकर वापस आई तो ईद का समा था। बच्चे भी बहुत खुश थे। मैंने भी उनकी पसंद का मीठा बनाया था। सब उनके कमरे में बैठे थे। आमिर भाई एक गिलास में उनका सप्लीमेंट बना लाए। ये ले अम्मी, आप ही ने मुझे बताया था कि ये आपको दिन में 2 दफ़ा देना है। आमिर भाई ने गिलास आंटी को दिया। तुमने बनाया? आंटी को यकीन नहीं आया था। जी अम्मी, आपके पीछे अपने बहुत से काम ये खुद कर रहे हैं, अली ने वाजे किया। काम भी अच्छा जा रहा है, अली ने उनको बताया। माँ की उंगली छोटी तो वो जितना ज़िम्मेदार हो सकते थे इतना हो रहे थे। कुछ देर बाद मैंने खाना लगा दिया। सारे कमरे से बाजमा टेबल पर आ गए। मैंने आंटी की प्लेट में खाना निकाला तो बेख्याली में लेग पीस ही निकाल दिया। अरे लेग पीस आमिर के लिए नहीं रखा। सफ़र की थकन से बोझल आवाज़ में उन्होंने यही कहा। मैंने देखा, मैंने दानिस्ता तौर पर उनके लिए लेग पीस डाल दिया था। एक ही तो शौक़ है इसका। मेरे पीछे न जाने इसको कुछ कोई देता भी था या नहीं। तभी कहूँ कितना कमज़ोर हो गया। हर कोई अपनी जगह रुक सा गया। आमिर भाई ने तो सबसे पहले खा लिया था, अपनी पसंद से ही सालन डाला था। अब नहा रहे हैं, दुकान पर जाना है। मेरे ससुर की वफ़ात के बाद दुकान में किसी और से पार्टनरशिप कर ली गई थी, मगर इसको कायम रखा हुआ था ताकि आमिर भाई की मसरूफ़ियत रहे। अच्छा, कुछ और खा लिया? आंटी को यकीन ना आया। यही सालन खाया है, मैंने बताया, बग़ैर लेग पीस के। न जाने क्या सुनना चाह रही थी। वो अब तजर्बा कर रहे हैं। कॉलर वाली शर्ट की जगह दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। रात को जो सर्दियों में भी सोने से पहले नहाते थे वो भी छोड़ दिया। अब तब नहाते हैं जब ज़रूरत महसूस करते हैं। मेरे बेटे ने उनको बताया। इतने साल एक ही डगर पर चलें, अब कुछ तब्दीली कर रहे हैं तो अच्छा है। अली ने माँ को समझाया कि रूटीन बदलने में बाज़ औक़ात वही सुकून होता है जो फ़रसुदा रिवायत तोड़ने में। अच्छा, लेकिन वो आंटी को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनका सालन डालकर डोंगा अली की तरफ बढ़ा दिया। आंटी ने बेख्याली में निवाला तोड़कर मुंह में डाला।
तो यकदम चौंक से गई। उन्होंने न जाने कितने साल बाद लेग पीस खाया था। उन्होंने अगला निवाला तोड़ा, सब्र शुक्र से खाने लगी। जो कहते थे कि बोटियां निकाल लेना कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। अब वो गैर रहम हो गई तो उनको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि आंटी की ज़िंदगी में मौजूद एक लातों का भूत आज ज़रूर पुरसकून हो ही गया होगा। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।